क्वेश्चन है आपका, एक कप पानी में कितना धनायन, कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव आयन होते हैं। तो एक कप पानी में भाई कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव आयन अगर आपको ये बताना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, आपको फार्मूला यूज करना है। सबको पता है Q इक्वल टू प्लस माइनस छोड़ दो, पॉजिटिव निगेटिव होता है ये NE। जितना पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एटम, जल किससे बना है, पानी है ना, पानी, वाटर मतलब H2O, H2 2 और O कितना हो जाएगा, अरे ओ कितने 16, अरे इसमें मैंने ये दो क्या चीज लिखा है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, कुछ भी है, मास कहां से बताने लग गए सब लोग। मैंने H2 के लिए तो 2 ही लिखा ना, अच्छा ये इनके लिए आसान हो गया कि 2 1 के 2 तो 2 8 दूनी 16 कर दें, मास से बता दिया। ऐसे थोड़ी बता, मैं जो पूछ रहा हूं वो सोचो। अभी बताओ कि H2 यहां Q बराबर Ne, H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है, केवल H2O में। भाई अगर यहां ध्यान से देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही कितने होंगे प्रोटॉन। H2O के एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में, एक अणु क्या एक एटम में गए हो, जल के एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है और एक 10 ही प्रोटॉन है। आपके पास एक एटम नहीं है, एक कप वाटर है और उसमें ना जाने कितने एटम हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, एक एटम में कितने पार्टिकल, कितने धनायन हैं, 10 धनायन है, एक एटम में 10 धनायन और एक एटम में 10 ऋणायन, 10 पॉजिटिव एंड 10 निगेटिव। तो चाहे पॉजिटिव बता दो चाहे निगेटिव, बात एक ही हो गया। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे एक कप वाटर में कितने एटम हैं, जितने एटम होंगे उतने का 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे, अपने आप आंसर निकल जाएगा कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने निगेटिव चार्ज हैं। बात समझ आ रही है। तो क्या तरीका है, आप सब लोग क्या करिएगा, इसमें सबसे पहले ये पता कर लो एक कप वाटर में कितना एटम है, वाटर का एक कप एटम में कितना, सॉरी एक कप वाटर में कितना एटम है। तो उसके लिए हमें अगर ये बताना होगा तो हम ये एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं कि कितना होना चाहिए, एक कप वाटर में कितना पानी होना चाहिए। जैसे कि एनसीईआरटी दिया है 250 ग्राम, आप लोग जितना लेना चाहें 250 200 ये आपके हाथ में है, अपने बेसिस पर रख के चल सकते हैं। आइए एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट तो लिखा ही है कि एक कप वाटर में, एक कप वाटर, एक कप पानी बराबर होता है 200 ग्राम के। एक कप पानी में कितना आएगा 200 ग्राम आएगा। अब अगर इसमें 200 ग्राम पानी है तो हमें यह बताइए कि 200 ग्राम पानी, सबने अवोगाद्रो नंबर पढ़ा रखा है, क्या बताता है अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर किस में बताता है परमाणु की संख्या, एक परमाणु में कि एक मोल में, एक मोल में अवोगाद्रो नंबर। वहां से हमें कुछ नंबर ऑफ एटम्स पता चल सकता है, नहीं पता चल सकता नंबर ऑफ एटम्स पता करने का, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, नंबर ऑफ एटम्स पता करना। एक परमाणु में, जल के एक एटम में, वाटर के, इधर देख लो सब लोग, वाटर के एक एटम में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं 10। आपके पास ऐसे कितने वाटर के एटम होंगे इस 200 ग्राम में, किसी को पता है? नहीं। इस 200 ग्राम में कितने एटम हैं हमें तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले इस 200 ग्राम पानी में कितने एटम हैं वो पता करें। उस एटम को पता करने के लिए अवोगाद्रो नंबर आता है, और अवोगाद्रो नंबर ग्राम के हिसाब से नहीं बताता, मोल के हिसाब से बताता है। तो सबसे पहले आपको पानी का मोल पता करना चाहिए, मोल पता करने के बाद नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएगा। तो सबसे पहले पता करो कि एक कप पानी में कितना मोल पानी है, कितना मोल पानी बताओ। मोल ज्ञात करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए भार बटा अणुभार, वेट अपान मोलर वेट, लगाते हो नहीं लगाते हो? अगर वो लगा दे तो हमें मोल पता लग जाएगा। मोल पता लग जाएगा तो हम अवोगाद्रो नंबर की मदद से ये बता सकते हैं कि एक मोल में कितने एटम होंगे। तो आइए सबसे पहले पता करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा बेटा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो हो जाएगा कितना 200 बटे, अरे इसका एटॉमिक वेट। अब बताओ बेटा 2 और 16, 8 और 16, अब वो बात आ गई। अब वो 2 और 16 जो आप लोग पहले भगा दिए थे, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। तो आपका 200 बटे 18 हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या आ गया ना मोल। अब सोचो एक मोल में कितना एटम, एक मोल में कितने परमाणु, एक मोल में एटम बराबर कितने एटम, अवोगाद्रो नंबर। एक मोल में कितना एटम, अवोगाद्रो नंबर के जितना। लेकिन आपके पास एक मोल है क्या? आपके पास है 200 बटा 18 मोल। कितना मोल है 200 बटे 18 मोल। तो आपके पास 200 बटे 18 मोल में कितने परमाणु होंगे,
सोचो, देखो 1 मोल में 10, तो 4 मोल में 40, यानी इस 4 से क्या किया, गुणा, तो 200/18 गुणे Na। समझ में आया क्या हुआ? अरे भाई यहां 1 में किससे गुणा किया आपने, 200/18 से, 1 में 200/18 से गुणा किया, तो यहां Na में भी किससे गुणा हो गया, 200/18 से। तो 1 मोल में Na एटम, तो 200/18 मोल में 200/18 इंटू Na एटम। अब ये आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल गया, कंग्रेचुलेशंस, आधा न्यूमेरिकल खत्म। अब क्या पता करना है, हमें एक चीज पता है सर कि वाटर के एक एटम में इतना पॉजिटिव चार्ज है। आपके पास कितना एटम है, इतना एटम है आपके पास, इतना एटम है, तो एक एटम में 10 ई जितना पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो इतना एटम है, तो कुल धनायन पानी में कुल धनायन कैसे पता चला कि, क्योंकि पानी में कुल, एक सेकंड वो वाली लाइन लिख दिया जाए यहां पर, नहीं तो वो वाली लाइन वहां लिखी है, वो यहां लिखी होनी चाहिए न्यूमेरिकल में। सोचो, एक पानी के एक एटम में धनायन, वाटर के एक एटम में कितना पॉजिटिव चार्ज है, पानी के एक एटम में कितने धनायन, एक एटम में धनायन बोलो क्या 10 है, एक एटम में कितने धनायन 10। अब एक एटम में 10 धनायन, आपके पास एक एटम है, पानी का कितना एटम लिया है 200/18 Na, तो क्या इतने एटम में इतना गुणे 10 धनायन हो जाएगा, है ना? तो पानी के पूरे पानी में कुल धनायन कितना हो जाएगा, 200/18 गुणे Na गुणे 10, ये हो जाएगा आपका कुल धनायन। ये तो होगा टोटल पॉजिटिव धनायनों की संख्या। लेकिन अभी आपने क्या इस चीज इसमें मिसिंग करा है, Q बराबर क्या होता है, Na। अरे Q बराबर Na होता है ना, सबने देखो कुछ वहीं से थोड़ा बहुत हमने लॉजिक लिया है। अब कुल धनायनों की संख्या यहां से बता सकते हैं, लेकिन ये क्या चीज है, पानी के एक एटम पर धनायन यानी धनावेश कितना होता है, 10 होता है कि 10 ई होता है, 10 ई होता है। तो यहां पर ई और ई लगाइए और सॉल्व कीजिए, 10 ई और ई की वैल्यू सब, अब सारी वैल्यूज रखो, 200/18 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। इस तरीके से सॉल्व करके हम ये आंसर दे सकते हैं। ये देखिए, एक आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2-2 सेंटीमीटर की है, और उसके ए पर रखा है +10 माइक्रोकुलाम, बी पर +20 माइक्रोकुलाम, सी पर -20 माइक्रोकुलाम। यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज +10 माइक्रोकुलाम। बिंदु ए पर जो नेट फोर्स है वो फाइंड आउट करना है। ए पर कुल बल कितना लगेगा, कितने के द्वारा लगेगा ये बताओ पहले, कितने के द्वारा लगेगा, 3 के द्वारा कि 4 के द्वारा, 2 के द्वारा। अरे एक पर तो लगाना ही है, ये तो ये अपने आप पर महसूस करेगा ही, और लगाएंगे कितने, 2। तो आपको ये बताना है, तो चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कुछ किया, थोड़ी देर हुआ लगा आप लोगों से कुछ, क्या करोगे सवाल सॉल्व करने से पहले ये बताओ कैसा लगेगा। डायरेक्ट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं कि 2 बॉडी का इंटरेक्शन ही हो, इसमें 3 बॉडीज आ चुकी हैं, बट है जरूर ये 2 बॉडी इंटरेक्टिव फोर्स, द्वि वस्तु अंतर क्रिया। तो पहले इसका इस पे फोर्स निकाल लो, इसका इस पे फोर्स निकाल लो, और फिर कोशिश करो आंसर देने की। MKS ही करोगे, हाँ, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है MKS के अलावा। एक चीज बताओ सब लोग, क्या ये सवाल लगाने से पहले आपने डायरेक्शन बनाई कि नहीं, डायरेक्शन बनाई है? अगर डायरेक्शन बनाएंगे, सवाल सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट यही सिखाया गया है कि सवाल सॉल्व करने से पहले आपको डायरेक्शन बनाना होगा, और वो डायरेक्शन के बेसिस पर आप सवाल लगाएंगे, क्योंकि बिना डायरेक्शन देखे सवाल लगेगा ही नहीं। सबसे पहले देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा, अगर केवल 2 आवेश के कारण सवाल आएगा तो सीधे के Q1 Q2/R² लगा दोगे। लेकिन जहां 2 से ज्यादा आवेश हुआ, 3, 4, 5, तो बहुल आवेश हो गए, मल्टीपल चार्जेस हो गए, वहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी सदिश योग के नियम का पालन करना होगा, और फिर आप सदिश योग का नियम डायरेक्शन से ही लगा पाओगे। अब यहां पर सबसे पहले आपको किस पर फोर्स बताना था, फोर्स किस पर बताना था, फाइंड, सवाल आया था फाइंड फोर्स, नेट फोर्स ऑन ए, तो ए पर फोर्स बी लगाएगा, बी किधर लगाएगा, राइट या लेफ्ट, दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस से दूर बाहर की ओर, तो आपका जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू किसके कारण, बी के कारण, कितना लगा, ये लगा, कितना लगा, मैग्नीट्यूड निकालो, FAB बराबर K 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 Q1 कितना 20 गुणे 10 की घाते -6। समझ में आया क्या चीज है, ये माइक्रो को तोड़ा गया,
के Q1, Q2 बोलो 10 गुणे 10 की घाते -6 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R बोलो 2 इंटू 10⁻²। अरे वो सेंटीमीटर में है भाई, मीटर में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -2, स्क्वायर लगा है ना, अगेन 2 गुणे 10 की घाते -2, क्या हो जाएगा 2 1 का 2, 2 दाम 20 हो जाएगा ना, -2 कितना हो जाएगा -4 ना, -4, और ये -4 ये कटेगा क्या, -2 ही बचेगा यहां पर, अरे -4 कट गया, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, इतना कर पाए होंगे आई होप, है ना, 9 पचे 45, तो फोर्स ऑन ए बी आया 45, 9 पचे 45, 10 की घाते 9, 10 की घाते 1 कितना हो गया 10, 10 की घाते 10, 10 की घाते 10 में से 2 गया 10 की घाते 8, तो आपके पास आया 45 गुणे 10 की घाते 8 न्यूटन। डायरेक्शन भी आप सबको दिख रही है। अभी एक फोर्स और लग रहा है, वो कितना लग रहा है देखो, वो कितना लग रहा है देखो और बताएं मुझे। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा, क्योंकि माइनस है तो आकर्षण का बल लगेगा, और ये लग जाएगा आपका क्या है, फोर्स 2 सेंटीमीटर इधर कर देते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना है, मैग्नीट्यूड सेम ही है क्या, 10 और 20, मैग्नीट्यूड तो सेम ही, अरे भाई वहां भी 10 और 20 है, यहां भी 10 और 20 है, तो परिमाण अगर बराबर है तो, और बीच की दूरी भी बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे ये क्या, यही किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी बराबर कितना होगा 45 गुणे 10 की घाते 8 न्यूटन। कितने डिग्री पर है ये भी बता दो, पावर एक बार चेक कर लो गलत तो नहीं है, पावर एक बार चेक कर लो गलत तो नहीं है, 9 और 1 10, 10 की घाते 10, और 6 और 2 8, 10 में से 8 गया 2, तो यहां पावर 8 नहीं आएगी, पावर कितनी आएगी 2 आएगी। आप समझ में आया, पावर कितनी आएगी 2 आएगी, 45 गुणे 10 की घाते 2, आप इसको 4500 भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया, यानी फोर्स ए बी इक्वल टू फोर्स ए सी, हो गया नहीं हो गया, बराबर मान सकते हैं एफ, सपोज कर लिया, लेट कर लिया, हमने माना कि ये हो गया। अब इनको दोनों को, अब 2 बल निकल गए, पहला ये निकल गया दूसरा निकल गया, इन दोनों को जोड़ना है। दोनों एक ही लाइन में है कि अलग अलग लाइन में है, समांतर है कि असमांतर है, ना समांतर है ना असमांतर है, ये किसी एंगल पर है, स्पेक्ट 0 और 180, 0 और 180 को छोड़ गए, 0 होते तो एक ही दिशा में होते, डायरेक्ट जोड़ लेते, 4500 प्लस 4500 9000 आ जाता, आता है ना आता, दोनों अपोजिट दिशा में होते, 4500 माइनस 4500 0, लेकिन इस बार किसी एंगल पे है तो क्या रिजल्टेंट 20 से जाएगा कहीं से, और वो कुछ आएगा तो वो तो थीटा देखेगा, थीटा कितना है यहाँ का, ये 60 है ना, ये 60 तो ये भी 60 और ये 60, तो टोटल एक लीनियर एंगल कितना होता है 180, तो 180, अरे 180 में से 60 घटा 120, बताओ एफ नेट जो होगा वो होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, दोनों तो सेम है, नहीं सेम है क्या, सेम है ना, तो एफ ए बी स्क्वायर, मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं इसको, प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2F ए बी एफ ए सी कॉस कितना 120, जरा बताओ एफ ए बी कितना है, एफ माना है एफ स्क्वायर प्लस एफ ए सी भी क्या है एफ ही है, प्लस 2 इंटू एफ, समझ में आया, एफ ए बी एफ ए सी एफ इंटू कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू, कॉस 120 होता है कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा -1/2। आपको नहीं लग रहा ये 2 मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर नीचे है, कट गए, एफ इंटू एफ स्क्वायर, और एफ स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस, ये कितना हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे कितना आएगा माइनस एफ स्क्वायर अंडर रूट, एक एफ स्क्वायर दूसरा एफ स्क्वायर चला जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट भी चला जाएगा, केवल क्या बाहर आया एफ, तो जो एफ नेट आया आपका वो तो एफ ही आया, और एफ कितना एज्यूम किया था आपने 45 गुणे 10 की घाते 2, या डायरेक्ट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4500 न्यूटन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना है, सवाल लगाने से पहले आपको डायरेक्शन क्लियर करना होगा, डायरेक्शन के बाद आप सदिश योग लगाएंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
ठीक है, अगर सुपरपोजिशन आता है, मल्टीपल चार्जेस सिस्टम आता है तो आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक।